नमस्कार। और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने दिसंबर 2025 में राजस्थान से जुड़ी घटनाओं और फैसलों का कह सकते हैं एक पूरा पुलिंदा है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि एक ही महीने में बहुत कुछ हुआ। मतलब भविष्य की बड़ी नीतियों से लेकर कला और खेल में विश्व रिकॉर्ड तक। तो चलिए इन दस्तावेजों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये बिखरी हुई घटनाएं मिलकर राजस्थान के लिए क्या तस्वीर बनाती हैं। बिल्कुल, बिखरी हुई शब्द यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। पहली नज़र में ये चीज़ें अलग अलग लग सकती हैं। कहीं कोई नीति बन रही है, कहीं कोई पुरस्कार मिल रहा है, लेकिन जब हम इन्हें एक साथ रख कर देखते हैं तो एक पैटर्न, एक सोची समझी दिशा नजर आने लगती है। ऐसा लगता है कि ये सभी एक बड़े विजन, विकसित राजस्थान एट 2047 के अलग अलग धागे हैं। ये दिलचस्प है। तो चलिए सबसे पहले नीति वाले धागे को ही पकड़ते हैं। इन नोट्स के मुताबिक 3 दिसंबर को एक ही दिन में 3 बड़ी नीतियां घोषित हुईं। नई पर्यटन नीति, नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी और ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी। पहली नजर में तो ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों की लगती हैं। क्या इनके बीच कोई गहरा कनेक्शन है? हाँ, और वो कनेक्शन ही इनकी असली ताकत है। ये 3 अलग अलग नीतियां नहीं हैं, बल्कि एक ही रणनीति के कह सकते हैं 3 हिस्से हैं। सोचिए, पर्यटन नीति कहती है कि हम अपनी संस्कृति और विरासत को दुनिया को दिखाएंगे, खासकर ग्रामीण पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के जरिए। फिर नॉन रेजिडेंट राजस्थानी पॉलिसी कहती है कि दुनिया भर में फैले हमारे अपने लोग जो इस संस्कृति से जुड़े हैं, उन्हें हम वापस निवेश के लिए बुलाएंगे। और तीसरी ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी कहती है कि जो कुछ हम यहाँ बनाएंगे उसे निर्यात के जरिए दुनिया तक पहुंचाएंगे। मतलब ये एक तरह से एक साइकिल बनाने की कोशिश है। पर्यटक बाहर से पैसा लेकर आते हैं, प्रवासी राजस्थानी बाहर से निवेश लेकर आते हैं और स्थानीय उद्योग सामान बनाकर बाहर पैसा कमाने जाते हैं। ठीक यही, ये एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकोसिस्टम बनाने का ब्लूप्रिंट है, जहां हर हिस्सा दूसरे को मजबूत कर रहा है। इसीलिए नॉन रेजिडेंट राजस्थानी इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेल जैसी संस्था की स्थापना सिर्फ एक खानापूर्ति नहीं है, बल्कि इस साइकिल को चलाने वाला इंजन है। बिल्कुल, और ब्याज अनुदान जैसी चीजें इसी इंजन में तेल का काम करती हैं ताकि ये तेजी से घूम सके। और ये सिलसिला सिर्फ इन 3 नीतियों पर रुका नहीं। महीने के आखिर में 24 दिसंबर को एक और नीति आती है, राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। इसमें तो सब्सिडी की भरमार है। फीचर फिल्मों के लिए 3 करोड़ तक, टीवी सीरियल के लिए 1.5 करोड़। क्या ये भी उसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है? ये उसी तस्वीर को और रंगीन बनाने जैसा है। आप ही सोचिए, फिल्मों से बेहतर प्रचार का माध्यम क्या हो सकता है? जब कोई बड़ी फिल्म राजस्थान की किसी खूबसूरत लोकेशन पर शूट होती है, तो वो सिर्फ एक फिल्म नहीं होती, वो उस जगह का घंटों लंबा विज्ञापन होती है। सही बात है। इससे न सिर्फ सीधे तौर पर पर्यटन बढ़ता है, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है। यह पर्यटन को बढ़ावा देने का एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका है। और फिर एक बिल्कुल अलग तरह की नीति है, राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति। पुराना वाहन को स्क्रैप करो और नए पर मोटर वाहन टैक्स में 50% तक की छूट पाओ। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? इसके दोहरे फायदे हैं और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला तो सीधा पर्यावरण से जुड़ा है। पुरानी, ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियां सड़कों से हटेंगी। दूसरा फायदा अर्थव्यवस्था के लिए है। जब लोग नई गाड़ियां खरीदेंगे तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा, जिससे रोजगार से लेकर टैक्स कलेक्शन तक सब पर सकारात्मक असर पड़ेगा। इन सब के बीच एक नीति है जो सबसे ज्यादा भविष्य की ओर देखती है। 30 दिसंबर को राजस्थान एआई और मशीन लर्निंग पॉलिसी को मंजूरी दी गई। ये तो सीधे सीधे भविष्य की तकनीक पे छलांग लगाने जैसा है। और ये सबसे जरूरी छलांग हो सकती है। आज हम पर्यटन और हस्तशिल्प की बात कर रहे हैं, जो राजस्थान की पारंपरिक ताकत है। लेकिन ये नीति सुनिश्चित करती है कि राज्य भविष्य की दौड़ में पीछे न रह जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना का जिक्र ये बताता है कि ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, बल्कि एक ठोस इरादा है। ये कह रहा है कि हम अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगे, लेकिन हमारी नज़र सितारों पर होगी। तो ये सारी नीतियां भविष्य का एक खाका तैयार कर रही हैं। लेकिन नीतियां तो कागज पर होती हैं। जमीन पर क्या हो रहा है? क्या उद्योग और पर्यावरण के बीच वही पुरानी लड़ाई चल रही है या कोई नया संतुलन देखने को मिल रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और दिसंबर के नोट्स इस पर कुछ दिलचस्प रोशनी डालते हैं। एक तरफ जोधपुर, पाली, मारवाड़ में 3600 हेक्टेयर में राज्य की सबसे बड़ी औद्योगिक टाउनशिप बनाने की घोषणा होती है।
ये बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण का संकेत है। दूसरी तरफ जयपुर में रिको पहला फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है। फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? सुनने में थोड़ा अजीब है। हाँ, इसे ऐसे समझिए जैसे रिहायशी अपार्टमेंट होते हैं, ये फैक्ट्रियों का अपार्टमेंट है। एक ही बिल्डिंग में कई मंजिलें होती हैं और हर मंजिल पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां काम कर सकती हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे उद्यमियों को होता है, जिन्हें फैक्ट्री लगाने के लिए महंगी जमीन खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो बस एक फ्लोर किराए पर लेकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अच्छा, तो ये बड़े उद्योगों के साथ साथ छोटे उद्योगों को भी बढ़ावा देने की कोशिश है। लेकिन पर्यावरण का क्या? इतनी बड़ी औद्योगिक टाउनशिप का पर्यावरण पर तो असर पड़ेगा ही। जरूर पड़ेगा। और शायद इसी संतुलन को बनाने के लिए एक और बड़ी खबर इसी महीने आती है। IIT जोधपुर के वैज्ञानिकों ने समुद्री पानी से सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की एक नई तकनीक विकसित की है। यह सिर्फ एक वैज्ञानिक खोज नहीं है, यह राजस्थान के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। गेम चेंजर कैसे? मतलब ग्रीन हाइड्रोजन तो भविष्य की ऊर्जा है, लेकिन इसका राजस्थान से क्या खास कनेक्शन है? कनेक्शन राजस्थान की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी ताकत में छिपा है। चुनौती है पानी की कमी और विशाल बंजर जमीन। ताकत है कभी खत्म न होने वाली धूप। अब सोचिए, अगर समुद्री पानी, जिसे पाइपलाइन से लाया जा सकता है, को IIT जोधपुर की तकनीक और राजस्थान की सौर ऊर्जा से मिलाकर ग्रीन हाइड्रोजन बनाया जाए तो क्या होगा? राजस्थान अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकता है। यह सिर्फ भारत का ही नहीं, बल्कि दुनिया का ग्रीन एनर्जी पावर हाउस बन सकता है। ये तो वाकई एक बड़ा दृष्टिकोण है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ और भी कदम उठाए गए हैं। अलवर की सिलीसेट झील को राज्य का 5वां रामसर साइट घोषित किया गया है। रामसर साइट होता क्या है और इससे क्या फर्क पड़ता है? देखिए, रामसर साइट एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है जो दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियों यानी झीलों, तालाबों और दलदली जमीनों को दिया जाता है। इसे आप झीलों के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जैसा समझ सकते हैं। अच्छा। सेठ झील के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखी जाएगी। ये इको टूरिज्म के दरवाजे खोलता है और उस झील के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। और इसी के साथ हरित अरावली विकास परियोजना के लिए 250 करोड़ रुपए की मंजूरी भी है। यानी एक तरफ उद्योग, दूसरी तरफ भविष्य की ऊर्जा और तीसरी तरफ मौजूदा प्राकृतिक धरोहर को बचाने की कोशिश। बिल्कुल, ये दिखाता है कि विकास और पर्यावरण को एक दूसरे का दुश्मन नहीं बल्कि साथी माना जा रहा है। पाली के सवाईपुरा से स्मार्ट विलेज पहल की शुरुआत भी इसी सोच का हिस्सा है कि विकास शहरों तक ही सीमित ना रहे। नीतियों और जमीनी काम के अलावा इन नोट्स का एक बड़ा हिस्सा लोगों को सम्मानित करने के बारे में है। शिल्प गुरु पुरस्कार, हस्तशिल्प राष्ट्रीय पुरस्कार, ऐसा लगता है जैसे प्रतिभाओं का सम्मान करने का महीना रहा हो। और ये बहुत जरूरी है। जब श्रीमती कमलेश शर्मा को शिल्प गुरु पुरस्कार जैसा देश का सर्वोच्च सम्मान मिलता है, या जब मोतीलाल वानी और गायत्री रानी जैसे कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है, तो ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं होता। ये उन पूरी कला परंपराओं का सम्मान है जो राजस्थान की आत्मा है। इससे युवा पीढ़ी को इन कलाओं को अपनाने की प्रेरणा मिलती है। और ये सिर्फ कला तक सीमित नहीं है। जोधपुर की डॉक्टर कीर्ति भारती को बाल विवाह रोकने के लिए इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड मिला। ये तो एक अलग ही स्तर का काम है। हाँ, क्योंकि ये दिखाता है कि राजस्थान अपनी परंपराओं का सम्मान तो कर रहा है, लेकिन साथ ही समाज में मौजूद कुरीतियों से लड़ने वालों को भी सराह रहा है। ये एक प्रगतिशील समाज की निशानी है। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार का जयपुर के अलगोजा वादक रामनाथ चौधरी को मिलना भी इसी कड़ी का हिस्सा है। सांस्कृतिक मोर्चे पर भी काफी हलचल रही। कुंभलगढ़ महोत्सव, रणकपुर महोत्सव ये तो हर साल होते हैं, लेकिन गागरुन दुर्ग में 5100 से ज्यादा बच्चों का एक साथ पेंटिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना, ये कुछ नया और अनोखा है। बिल्कुल, ये कला को सिर्फ कुछ कलाकारों तक सीमित न रखकर उसे जन आंदोलन बनाने की कोशिश है। लेकिन इसी में एक और दिलचस्प और शायद थोड़ी विवादास्पद खबर भी छिपी है। 18वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जिफ, जो हमेशा से जयपुर की पहचान रहा है, पहली बार दिल्ली में आयोजित होगा। ये तो सच में चौंकाने वाली बात है। जयपुर फिल्म फेस्टिवल जयपुर में नहीं, क्या जयपुर अपना एक बड़ा सांस्कृतिक आयोजन खो रहा है? ये एक दोधारी तलवार है।
एक तरफ दिल्ली जैसे महानगर में आयोजन करने से फेस्टिवल को ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय ध्यान, बड़े प्रायोजक और एक व्यापक दर्शक वर्ग मिल सकता है। ये बात तो है। लेकिन आपका सवाल बिल्कुल जायज है। क्या ये अपनी पहचान खो देगा? क्या ये जयपुर फेस्टिवल रहेगा या सिर्फ एक और दिल्ली का इवेंट बनकर रह जाएगा? इस पर नजर रखनी होगी कि ये बदलाव फेस्टिवल के लिए फायदेमंद होता है या नुकसानदेह। चलिए अब जरा खेल के मैदान का रुख करते हैं। यहाँ तो एक खिलाड़ी ने सचमुच जैकपॉट ही जीत लिया। भरतपुर के कार्तिक शर्मा आईपीएल नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें 14.2 करोड़ रुपए में खरीदा। ये एक अविश्वसनीय रकम है। बिल्कुल, और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। ये छोटे शहरों के खिलाड़ियों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है। जब भरतपुर का कोई लड़का इतने बड़े मंच पर इतनी बड़ी कीमत हासिल करता है तो वहाँ क्रिकेट खेलने वाला हर बच्चा सोचता है कि अगर कार्तिक कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है। ये एक पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने वाली घटना है। और अच्छी बात यह है कि कहानी सिर्फ क्रिकेट पर खत्म नहीं होती। राजस्थान यूनाइटेड एफसी ने गवर्नर्स गोल्ड कप जीता है। बैडमिंटन में जोधपुर के संस्कार सारस्वत 100 BWF वर्ल्ड टूर मैच जीतने वाले पहले राजस्थानी बने हैं। और उदयपुर के गौरव साहू का एशियाई पावर लिफ्टिंग में रजत पदक जीतना भी उतनी ही बड़ी उपलब्धि है। ये सारी खबरें मिलकर बताती हैं कि राज्य में क्रिकेट के प्रभुत्व के बावजूद दूसरे खेलों में भी प्रतिभाएं लगातार आगे आ रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रही हैं। ये एक स्वस्थ खेल संस्कृति का संकेत है। ठीक है, अब कुछ ऐसी खबरों पर आते हैं जो शायद सुर्खियों में तो नहीं रही, लेकिन उसका असर काफी गहरा हो सकता है। जैसे सलुम्बर विधानसभा क्षेत्र राज्य का पहला ऐसा क्षेत्र बन गया है जहां 100% मतदाता डेटा का डिजिटाइजेशन हो गया है। ये सुनने में एक छोटी तकनीकी खबर लगती है, लेकिन इसका लोकतंत्र की प्रक्रिया पर बहुत बड़ा असर है। 100% डिजिटाइजेशन का मतलब है ज्यादा पारदर्शिता, फर्जी मतदान की गुंजाइश कम होना और पूरी चुनावी प्रक्रिया का ज्यादा कुशल होना। बिल्कुल, ये शासन में तकनीक के सही इस्तेमाल का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसी तरह का एक और फैसला है पंचायत चुनावों से जुड़ा। 2026 से सरपंच के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास और वार्ड पंच के लिए 10वीं पास कर दी गई है। इस पर अलग अलग राय हो सकती है। निश्चित रूप से एक तर्क ये है कि लोकतंत्र में हर किसी को चुनाव लड़ने का हक होना चाहिए, चाहे उसकी शैक्षणिक योग्यता कुछ भी हो। दूसरा तर्क ये है कि आज के जमाने में जहां सरकारी योजनाएं इतनी जटिल हो गई हैं, एक शिक्षित प्रतिनिधि उन्हें बेहतर समझ सकता है और उनका लाभ अपने गांव तक ज्यादा प्रभावी ढंग से पहुंचा सकता है। ये जमीनी स्तर पर शासन की गुणवत्ता सुधारने की एक कोशिश है, जिसके दीर्घकालिक परिणाम देखने होंगे। कुछ और छोटी मोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातें भी हैं, जैसे राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन कर दिया गया है। भारत और मलेशिया के बीच हरिमो शक्ति 2025 सैन्य अभ्यास बीकानेर में हुआ और मनरेगा में अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा। हाँ, ये छोटे बदलाव भी एक दिशा की ओर इशारा करते हैं। राजभवन से लोक भवन एक प्रतीकात्मक बदलाव है जो सत्ता को राजा से लोक यानी जनता की ओर ले जाने का संकेत देता है। सैन्य अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करता है और मनरेगा के दिन बढ़ाना ग्रामीण रोजगार को सुरक्षा देने की नीति को दिखाता है। तो अगर हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ें, महत्वाकांक्षी नीतियां, औद्योगिक विकास, पर्यावरण संतुलन, कला का सम्मान और जमीनी स्तर पर सुधार, तो दिसंबर 2025 के इस महीने का सार क्या निकलता है? सार ये है कि यह महीना भविष्य की नींव रखने और वर्तमान को मजबूत करने के बीच एक संतुलन साधने का महीना था। यह सिर्फ घोषणाओं का महीना नहीं था। विकसित राजस्थान 2047 के विजन को हकीकत में बदलने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी का गठन ये बताता है कि इन सभी योजनाओं को एक साथ एक दिशा में आगे ले जाने का एक गंभीर और संगठित प्रयास हो रहा है। ये टुकड़ों में नहीं बल्कि एक संपूर्णता में की जा रही प्रगति की कहानी है।